हेलो एवरीवन, मैं कमल जोशी और आप लोगों का सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल केमिस्ट्री जरा हटके में। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर 12th वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट रहता है 11th 12th को मिलाते हुए वो हम कवर करेंगे। उसका एक टॉपिक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया सीपी। सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और एबी मतलब एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो वी हैव 4 नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पहला जो आता है वो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसको कहते हैं आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। तीसरा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम आता है। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी या एम आर टी, जहाँ सी क्या है? कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है। तो ये हमारे पास 4 क्या हो गई हैं? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब सवाल उठता है, जब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिराइव करते हैं तो हम कुछ एजम्पशंस मान लेते हैं। पहला एजम्पशन क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? बहुत डाइल्यूट होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन ही यही होती है कि दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो लाइन पहले क्या आई कि दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये हो जाएगा जहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा? बहुत कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो जब हमने इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिराइव किया या समझा तो क्या हुआ? एक एजम्पशन ये माना हमने। इसी वजह से कई बार आपने फॉर्मूले में क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करते हैं तो ये लिख देते हैं ना कि एन बी इज़ मच मच लेस देन एन ए, और जहाँ पे एन बी प्लस एन ए आता है आप अप्रॉक्सीमेटली उसको क्या लिख लेते हैं? एन ए लिख लेते हैं, एन बी को नेग्लेक्ट करते हुए। बट सेकंड वाला, चलिए ये वाला फैक्टर तो हमने इस तरह से समझ लिया कि कैसे अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता है माना, अगर होता है तब तो ये कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? आपको एन बी प्लस एन ए को एन ए नहीं लिखना पड़ेगा, एन बी प्लस एन ए को पूरा एन बी प्लस एन ए ही लिखना पड़ेगा। तो पहला एजम्पशन जो हमने माना इन 4 नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के डेरिवेशन में वो ये था कि सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत डाइल्यूट होता है। अच्छा, सेकंड क्या एजम्पशन था? देखिए, सेकंड एजम्पशन एज सच कहीं पे हम लोग लिखते नहीं हैं, बट जितने हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुगर है, इस तरह के कंपाउंड्स हम लोग लिया करते हैं जो ना ब्रेक हो सकते हैं ना जिनका एसोसिएशन हो सकता है। हम ऐसे कंपाउंड्स नहीं लेते हैं इन 4 कॉलिगेटिव नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, लाइक KCl, लाइक K2SO4, लाइक पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, जो ब्रेक हो सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं। ओके, अब अगर ऐसे कंपाउंड से वास्ता पड़ेगा हमारा, जस्ट लाइक K2SO4, एसिटिक एसिड इन बेंजीन सॉल्वेंट या इन वाटर ऑल्सो, तब हम क्या करेंगे? हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, हमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, और जब मॉडिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बदलेंगी किसमें? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं एसोसिएशन वाला मामला समझ लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट वाला तो समझ गए कि अगर डाइल्यूट वाला एजम्पशन वैलिड ना हो तो क्या होगा। अब हम समझ रहे हैं कि अगर क्या होना है, एसोसिएशन हो जाना है या फिर डिसोसिएशन हो जाना है तब क्या होगा। तो सबसे पहले एसोसिएशन को समझते हैं। तो होता क्या है, जो बेंजीन सॉल्वेंट है उसके अंदर एसिटिक एसिड के अगर हम 2 मोल ले लेते हैं तो ये क्या बना देता है? और डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है, CH3COH का
होल ट्वाइस लिख देते हैं। ये डाइमर हमने लिख दिया, राइट। अब जब ये डाइमर बन रहा है तो डाइमर के फॉर्मेशन में रोल किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि डाइमर एसोसिएशन प्रोसेस के थ्रू किस तरह से बनेगा, तो ये है एसिटिक एसिड का पहला मॉलिक्यूल और ये मैंने लिख दिया एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल, और इनके बीच क्या है, हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और इसकी वजह से दो यूनिट्स कंबाइन हो गई तो इसको हमने बोल दिया डाइमर। अब डाई मतलब मरना, मर मतलब भी मरना, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वैसा मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, डाई का मतलब दो हो जाएगा, मर मतलब यूनिट्स हो जाएंगी। तो दो यूनिट्स क्या हो चुकी हैं, कंबाइन हो चुकी हैं। अब ये कंबाइन किसके थ्रू हुई हैं, ये हुई हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और इसका असर क्या पड़ता है वो अगर देखा जाएगा तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वो हम सब लोगों को आइडिया है कि एसिटिक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60 है। लेकिन बेंजीन सॉल्वेंट या फिर ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत कम होता है, उसमें अगर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट शो करेगा एंड दैट विल बी क्लोज टू डबल ऑफ इट्स वैल्यू, डबल ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू। तो ये कितना आ जाता है, करीब करीब 120 के बराबर आ जाता है। डबल हो रहे हैं, ये कब होगा, जब एसिटिक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। ओके, अब हम ले लेते हैं, ये तो एसोसिएशन, देखिए एसोसिएशन मतलब जुड़ जा रहा है वो। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, डिसोसिएशन वाला। अगर डिसोसिएशन का एग्जाम्पल देखा जाएगा तो उस एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कोई कंपाउंड टूट रहा है, माना KCl टूट रहा है, तो KCl किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और हम कहते हैं कि KCl का जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 74.5। इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 74.5 है। लेकिन डिसोसिएशन के बाद इसका जो मॉलिक्यूलर वेट बनता है, जिसको हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बोला करेंगे, दैट इज क्लोज टू 37.25 या क्लोज टू 40 कह सकते हैं, मतलब करीब करीब आधा हो जाता है वो। अब आधा होने का कारण क्या होता है कि इसका डिसोसिएशन हो जा रहा है। अब बड़ी समस्या पैदा हो जाती है ना। देखो समस्या क्या पैदा होती है कि एसिटिक एसिड का एक तो हमें नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है 60 और एक एबनॉर्मल याद रखना है। ऐसे KCl का नॉर्मल याद रखना है और एबनॉर्मल याद रखना है। और ऐसे ही दो चार कंपाउंड्स तो होंगे नहीं, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, या हम सिलेबस के हिसाब से भी चलेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स तो हो ही जाएंगे। तो हम किस किस का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट याद रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट तो चलो कैलकुलेट करके निकाल दिया जाएगा, राइट। तो अब देखा जाएगा उसका समस्या का समाधान कैसे किया। तो एक साइंटिस्ट था, आज से करीब 143 ईयर्स बैक, तो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कौन से सन में वो रहा होगा। तो करीब करीब 1880 के आसपास। उस साइंटिस्ट का नाम था वेंट हॉफ। तो उसने क्या कहा कि आपको मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कहीं भी कुछ एबनॉर्मल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें राइट साइड में एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है जिसको I लिखा गया। और I क्या करेगा, उस मॉलिक्यूलर वेट को अपने आप, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है उसको अपने आप एडजस्ट कर देगा। अच्छा, अब देखते हैं ये जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पहले लिखी थी जब I नहीं लिखा गया था, यानी I 1 था तो तब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन अब ये क्या बन गई, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बन गई जब हमने I फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उस साइंटिस्ट के नाम पे इस I फैक्टर का नाम पड़ गया वेंट हॉफ्स फैक्टर पड़ गया, और उसको आज हम लोग स्टडी करते हैं। अब I के देखिए यहाँ पर यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, तो जितने फॉर्मूले बन सकते हैं उन सबको हम लोग एक साथ यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है I का, वो बनता है मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं उसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें,
आई मिल जाएगा। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर वेट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन होता है, तो इसके लिए मैं पाई का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो पाई बराबर क्या होता है हमारा, आई सी आर टी या फिर सी आर टी। अगर आई लगेगा तो आई लग जाएगा, तब आई सी आर टी हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू 1 है तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, तब सी आर टी हो जाएगा। तो अगर हम पाई और सी के बीच में देखेंगे तो सी को हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन को मोल्स बाय वॉल्यूम लिखते हैं। और मोल्स में क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। दैट मीन्स पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, तो पाई क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन हो जाएगा, उल्टा रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब जो नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल हम मॉलिक्यूलर वेट्स के लिए लिख रहे थे, वो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल हो जाएगा। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अच्छा, अब एक होता है, देखिए आपने 11th 12th में एक्सपेरिमेंट किए होंगे लैब में जाके, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका रिवर्स जो होगा वो थ्योरेटिकल हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल को ही आप ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं और थ्योरेटिकल को ही आप कैलकुलेटेड भी बोल देते हैं। अब होता क्या है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देयर इज वन मोर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसको अगर मैं आपको लिखूंगा यहाँ पर, तो वो क्या आता है, ये आता है नंबर ऑफ स्पीशीज या पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्पीशीज बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ स्पीशीज या पार्टिकल्स बचेंगे होंगे और जो जितने पहले थे उनका रेशो ले लिया जाएगा, तब भी हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अब इसके ऊपर देखिए दो फॉर्मूले बन जाते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए उन दोनों फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। किसी दूसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे उन दोनों फॉर्मूले को हम पूरा डिराइव करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला आएगा एल्फा बराबर i-1 अपॉन n-1, और सेकेंड फॉर्मूला आएगा एल्फा बराबर i-1 अपॉन 1 अपॉन n-1। अब ये दोनों फॉर्मूले हैं, बट इनमें टर्म्स का कुछ क्या है, डिफरेंस है। जैसे पहला वाला जब अल्फा है तो इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरा जो अल्फा है उसको हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। यानी अगर क्या होगा, डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, पेंटामर बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर क्या है, कोई कंपाउंड टूट रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले आपने KCl देखा, किस में टूटा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज में ला लेंगे। अब I क्या है, I तो दोनों जगह वेंट ऑफ फैक्टर है। N यहाँ क्या है, यहाँ क्या है वो देखते हैं। यहाँ N क्या होगा, जितने में वो टूटेगा। सपोज KCl कितने में टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 2 में टूटेगा, तो उसके लिए N कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ N क्या होगा, जितने पार्टिकल एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। जैसे एसिटिक एसिड का थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, तो 2 मॉलिक्यूल उसके एसोसिएट होके डाइमर बना रहे थे, तो N की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है, I की वैल्यू 1 से बड़ी कब आएगी, 1 के बराबर कब आएगी, और 1 से छोटी कब आएगी। तो 3 चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर हम भूल जाएंगे तो पहला वाला तो सिंपल है, मतलब बीच वाला, कि I की वैल्यू 1 कब आएगी। देखिए 1 तब आएगी जब ना एसोसिएशन हो रहा होगा और ना डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 आ जाएगी। तब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब I लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 कब आएगा। अगर हम भूल जाते हैं तो सिंपल सा तरीका है, ट्रिक ये है, आप एग्जाम्पल्स को याद करेंगे। जैसे एसिटिक एसिड को आपने याद किया, तो एसिटिक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट 60, एबनॉर्मल 120, 60 बाई 120 1/2, 1/2 इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 के केस में क्या होगा,
एसोसिएशन हो रहा होगा, और ग्रेटर देन 1 के केस में अपने आप क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ओके, अब हम एक या दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो एक क्वेश्चन अगर यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड हमारे पास है, ओके, और इसको हम डिजोल्व कर रहे हैं 50 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हैं, और KF आपको बेंजीन का गिवन है 1.72 केल्विन किलोग्राम पर मोल गिवन है, और आपको I की वैल्यू को निकालना है, और डेल्टा TF आपको गिवन है 2 केल्विन आपको दे रखा है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड को 50 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया जा रहा है, तो जो डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट वाज फाउंड टू बी 2 केल्विन, राइट, और KF की वैल्यू 1.72 आपको गिवन है, I आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाना होगा, डेल्टा TF का लगाना होगा, क्योंकि डेल्टा TF गिवन है। अब फॉर्मूला लगेगा IKF इंटू M। अब कब I लगता है कब नहीं लगता है, देखो सिंपल सा तरीका है, या तो जब I के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, मतलब गिवन होगा या पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पूछा गया है, या फिर अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, गिवन होगा या पूछा जाएगा, तब आप I वाले फॉर्मूले यूज़ में लाएंगे, अदरवाइज आप नॉर्मल लाएंगे। और एक और केस हो जाता है जब आप क्या करेंगे, अगर ना अल्फा से पता चल पा रहा है ना I से, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि वो मॉलिक्यूल टूटने वाला है या जुड़ने वाला है या नॉर्मल है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने डेल्टा TF बराबर IKF इंटू M लगा दिया। अब हमें वैल्यू देखिए I की निकालनी है, डेल्टा TF कितना है 2 है, KF भी हमें दे रखा है कितना 1.72। अब मोलिलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, आपको 20 ग्राम दे दिया गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखने की ज़रूरत है, देर है, और आंसर आएगा, और सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 50 को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो वंस यू विल राइट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नेप्थोइक एसिड, आंसर विल कम आउट। अब सवाल उठता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, या तो हमें उसका डायरेक्टली फॉर्मूला दिया जाए C11H8O2, तब तो हम सीधे सीधे यहाँ पर निकाल लेंगे, लेकिन अगर इनकेस नहीं दे रखा है तब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो तब हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिस कंपाउंड इज नेप्थेलीन, और यहाँ पे अगर हम COH लगा देते हैं कहीं पे, तो वो क्या बनेगा, नेप्थोइक एसिड। अब अल्फा नेप्थोइक बन रहा है, बीटा नेप्थोइक बन रहा है, उससे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप क्या करेंगे, सारे कार्बन्स को देखेंगे, तो 6 कार्बन इधर हो गए, 4 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गए, तो इसका फॉर्मूला आ गया C11 हो गया। O तो 2 ही है। अब H को काउंट कर लेते हैं, देखिए H कितना होगा, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा, तो यहाँ पर एक H होगा, ऐसे एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ पर होगा, यहाँ पे कोई भी H नहीं होगा, क्योंकि 2 3 4 ऑलरेडी कार्बन टेट्रावेलेंट है, ऐसे ही यहाँ पर भी टेट्रावेलेंट है, तो जो हाइड्रोजन्स रहेंगे वो इन पोजीशंस पे रहेंगे। अब 1 2 3 ये हो गए, और 1 2 3 4 ये हो गए, और एक ये बन गया, तो जो हाइड्रोजन हमारे आ गए वो कितने आ गए, 8 आ गए। अब इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग जो हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे वो 12 × 11 यानी 132 + 8 140, और 32 172 आ जाएगा। और जब 172 आया तो इसको यहाँ रख दिया, देखिए ये 20 बार कट गया 0 वो करने के बाद, और यहाँ पे हम देखेंगे तो 0 0 कटा, पॉइंट हट गया, 172 172 पूरा कट गया, तो यहाँ से 2 2 जा 4, तो I × 4 ये 2 आ गया, तो I की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज देखिए हमने जो टॉपिक यहाँ पर कवर कर रखा है, एक बार समराइज कर लेते हैं इन ब्रीफ। हमने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसे डिफ़र करती हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से। ओके, हमने एसोसिएशन का केस समझा, हमने डिसोसिएशन का केस समझा, और हमने आई के कुछ फॉर्मूले यहाँ पर देखे। ओके,
तो हम लोग आएंगे नए नए वीडियोस के साथ, और आपको जिस भी टॉपिक की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक की हमें रिक्वायरमेंट है, उस टॉपिक को यहाँ पर आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।